हूँ मैं ऐसे हजारों पेरेंट्स से मिला हूँ, क्योंकि मैं भी उसी में था। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में आके, क्योंकि बच्चे को तो बहुत चाहते थे लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। कभी मदर ने किया, कभी फादर ने किया। तो 2012 से कहानी शुरू हुई मेरी। मैं बाई प्रोफेशन उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जिला है औरैया, वहाँ टीचर था। एक टीचर की इनकम क्या होती है? बहुत छोटी। साइड से कुछ बिजनेस वगैरह करने का था, हमेशा करता रहता था। ऊपर वाले ने साथ दिया तो कुछ डॉक्टर्स के पास दौड़े भागे, जो भी क्षमता थी इलाज कराया। हमेशा हृदय से एक चीज सोचता था कि हे ईश्वर, मुझे कभी अपराध बोध मत देना कि मेरे पास इतना पैसा होता, उतना पैसा होता तो मैं अपने बच्चे का बहुत बड़े लेवल पे इलाज करा देता, देश विदेश में जाके इलाज करा लेता। होता ना, जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती तो हम सबके पास यही तो होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अमेरिका लेके चला जाता। तो सर होता है ना, मेरे अंदर भी था। ईश्वर ने मेरी सुनी। मैं एक जहां टीचर के रूप में अपनी सेवा दे रहा था, 2016 में कुछ ऊपर वाले का गॉड गिफ्टेड है, मुझे सिखाया है प्रकृति ने। उन सब विशेषताओं की वजह से उस समय 2016 में इस देश में भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। मैं उनके टच में था, क्योंकि तब तक मैं दिल्ली से पहुंच चुका था अपने बच्चे का इलाज कराने में। एम्स में बच्चे का इलाज करा रहा था और मैं अपना रेजिडेंस भी दिल्ली बना चुका था, तो उनके टच में था। माननीय मंत्री जी के कुछ काम वगैरह होते थे तो मैं चला जाता था। उनके समाज से भी हूँ तो कुछ उनकी मदद करता था। गवर्नमेंट जॉब में था तो मैं पॉलिटिकल तो था ही, लेकिन मेरा मैनेजमेंट जिसके लिए कुछ उन्हें अच्छा लगा तो विदिन 6 मंथ उन्होंने मुझे अपना पीए बना लिया। तो मैं उत्तर प्रदेश का सरकारी सेवा में रहते शिक्षक के रूप में पहला व्यक्ति हूँ जो किसी केंद्रीय मंत्री का मैं पीए बना 2016। अब अगर मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठ गया हूँ, एक स्वास्थ्य मंत्री का पीए हूँ, और पीए के दायित्व तो आप लोग समझते होंगे, वो मंत्री को रिप्रेजेंट करता है हर जगह। मतलब मिनिस्टर का फोन भी मेरे हाथ में होगा, मैं ही उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करूंगा, मैं ही सारा कुछ रेक्टिफाई करके फाइनल दूंगा। एक बड़ा रोल होता है पीए का। तो इस देश के किसी भी डॉक्टर से, किसी भी हॉस्पिटल से मेरे चुटकी पे था हर चीज, क्योंकि जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी हजारों बच्चों के साथ, हजारों परिवारों, लाखों परिवार में होती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही है कि हम उस स्पेसिफिक फील्ड का जो टॉप एक्सपर्ट है, जब मुझसे मिलने और काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की बात सोचते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि यार वो फला डॉक्टर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनसे मिलने में 3 महीने का समय लगेगा, 4 महीने का समय लगेगा, 2 महीने का समय लगेगा। और मैं पिछले 2012 से लेकर 16 तक मैं इस बात को टॉलरेट किया हूँ कि भाई वो डॉक्टर में उनसे मिलना है, अब 3 महीने बाद आएगा। मैं मिनिस्ट्री में पहुंचा तो ये चीज हमारे से खत्म हो गई। इस देश का कोई भी डॉक्टर हमारे लिए सुलभ है। माननीय मंत्री जी खुद हमसे इंटरेस्ट रखती थी कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों, क्योंकि उन्होंने हमारा डिवोशन देखा कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद उनके काम आता था। नहीं तो इतने प्रॉब्लम में लोग कहते घर कैसे छोड़े। उसमें थैंक्स मेरी वाइफ का रहेगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम 2016 में माननीय मंत्री जी के साथ पहुंच गए, बहुत सारे ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में चलते रहे, कुछ हुआ। एक नई चीज शुरू हो गई 2016 मेरे बेटे के साथ, कि वो बिल्कुल एकदम डल था, ना उसको कोई समझ थी, ना वो किसी को पहचानता था, ना वो बैठ पाता था, ना वो खाता था। 2016 में आप समझिए बॉटल से दूध पीता था 4 साल, और दूध ही पीता रहता था, ठीक है। उसको किसी चीज का सेंसेशन नहीं था। आप उसका हाथ गर्म पानी में डाल दो तो वो जल जाएगा, लेकिन उसको कोई सेंसेशन नहीं, जल जाएगा, स्किन जल जाएगी। ठंडे में डाल दो तो कोई सेंसेशन नहीं। ऐसा हालत होता है सीपी बच्चों का। अपने देश में इस समय लाखों बच्चे। मैं जब स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाता था, हॉस्पिटल्स में जाता था, देखते थे हजारों बच्चे बड़े बड़े, सबका दर्द मेरे जैसा है। मंत्री जी से शेयर करता था क्या है इसका क्या, मंत्री जी मुझसे उल्टा कहते थे विक्रम ढूंढो क्या है, पूरे दुनिया में कुछ होगा तो अपन करेंगे। मतलब मुझे लगा कि ऊपर वाले ने आशीर्वाद तो दिया है कि अपराध बोध नहीं रहेगा कि मैं नहीं कर पाया।
तो शायद जो मैंने मांगा था ना वो उतना तो दिया कि अपराध बोध नहीं रहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए उतना संघर्ष नहीं कर पाया, लेकिन उतना सब रिसोर्स होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हर डॉक्टर से काउंसलिंग होगी, क्योंकि जब आप बड़े पद पे बैठते हैं तो कोई भी डॉक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, आपसे गलत तरीके से पैसा या गलत ट्रीटमेंट का क्लेम भी नहीं करेगा कि भाई हम कर देंगे ये वो। तो इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूट है ना सब हाथ खड़े कर देते थे ना भैया आप VIP हो, हम कैसे आपको मालिक हो, मंत्रालय हो, कल हमारा हॉस्पिटल बंद करा दोगे। 2016 में मेरे बच्चे के साथ एक कॉम्प्लिकेशन हुआ, जब वो 4 साल का हुआ उसको फिट्स आने शुरू हुए। पहला फिट्स आया उसको 30 जून 2016, मतलब पहले आया था जब वो पैदा हुआ, फिर नहीं आया। प्रॉब्लम बहुत जटिल थी। तो आप समझिए वो फिट्स भी कोई भी डॉक्टर उसको हर 15 दिन में फिट्स आने लगा, मतलब फिट्स आता था वो बेहोश हो जाता था, उल्टी होती थी, बॉडी छूट जाती थी और अनकॉन्शियस हो जाता था, हॉस्पिटलाइज होता था, वहाँ उसको डाइजीपाम दिया जाता था जिससे वो कंट्रोल होता था, 2-3 दिन तक एडमिट रहता था। ये हमारी कहानी चलती थी। मैं जहाँ रहूँ या जहाँ भी रहता था तो हमारा एक तरीका था कि कम से कम 10 कैमरा ऑनलाइन वाले लेता था और रख देता था दूर। सारे कैमरा मेरे मोबाइल से, मेरी वाइफ के मोबाइल से कनेक्टेड रहते थे। इस तरीके से हम अपने बच्चे की केयर करते थे। मैं कहीं हूँ, मैं माननीय मंत्री जी के साथ भी हूँ, गाड़ी से चल रहा हूँ, कहीं भी चलूँ, लेकिन एक मोबाइल होता था जिसमें कैमरा चल रहा है कि अगर गलती से वाइफ भी ना देख पाए तो शायद मैं देख लूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन। इस तरीके से केयर की। सर एक व्यक्ति पूरे देश में मिले मुझे, उन्होंने क्लेम किया मंत्री जी को कि माननीय मंत्री जी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब बच्चे को लेकर नहीं, उन्होंने केवल क्लेम किया। जैसे ऐसे प्रोग्राम है तो मंत्री जी बॉम्बे में एक डॉक्टर्स के सम्मान समारोह में गई थी सम्मानित करने के लिए, तो वहां पर बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, महंगा है, इंडिया के केवल वहाँ पे जितने पेशेंट होते हैं उसमें 10% इंडियंस होते हैं, 90% फॉरेनर होते हैं। बहुत बेस्ट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, आपने सुना होगा, आप सर्च कर सकते हैं। मंत्री जी से उन्होंने क्लेम किया, अपने स्पीच में पहले बोला कि मेरे जो टेक्नोलॉजी है वो ये सब में काम करती है, हमें गवर्नमेंट से ये हेल्प मिल जाए, है ना, तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। साथ में उन्होंने इंक्लूड किया कि जो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे होते हैं हम उनको भी ठीक कर देंगे। मंत्री जी ने बात पकड़ ली और उस मीटिंग में मैं मंत्री जी के साथ नहीं गया, मैं दिल्ली था। मंत्री जी ने प्रोग्राम के बाद डिनर हो रहा था तो उनको कॉल किया, बुलाया कि बुलाइए उनको। उनका डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर आलोक शर्मा जी, जो ऑनर और डायरेक्टर है न्यूरोजन ब्रेन स्पाइन इंस्टीट्यूट नवी मुंबई में। तो उन्होंने बोला कि आप बोल रहे थे CP में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बोले हाँ हम कर सकते हैं, मैं क्लेम करता हूँ इस बात को। और ये जो हमारे को प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में स्टेब्लिश करने में, हर आदमी तक पहुंचाने में, तो मंत्रालय की तरफ से अगर हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी बड़े स्तर पर करेंगे। यानी कि पहला व्यक्ति पूरे देश में हमें मिले डॉक्टर आलोक शर्मा जी, हम थैंक्सफुल हैं उनके कि उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई। मेरे को उन्होंने कॉल किया, उसके प्रोग्राम के बाद कॉल आया, मुझे पता ही नहीं था मांझा क्या हो गया बॉम्बे में। बोले माननीय मंत्री जी ने नंबर दिया, बताइए। तो मैं पिया था तो हमारी बातचीत हो गई। तो बोले ऐसा करिए आप अपनी फैमिली को, बच्चे को भेज दीजिए और आप ये समझ लीजिए घर है उनका, यहीं रहेंगे। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ क्या बात होगी। मंत्री जी जब वापस पहुंची तो उन्होंने बताया विक्रम को मुझे मिले थे डॉक्टर आलोक शर्मा जी, बहुत अच्छे डॉक्टर है, और एक बार उनका देख लो, ना हो तो बच्चे को आप भेज दो, वो चले जाओ एक आध हफ्ते के लिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम छोड़ो यहाँ से, हम मैनेज कर लेंगे, तुम चले जाओ। क्योंकि मेरा वहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था एज ए PA। तो मैं गया, बच्चे को लेके गया, तो उन्होंने 1 महीने तक बोला कि आप इसको यहाँ रखो, हम इसमें कुछ करेंगे, मतलब बच्चे के ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हो गए। तो पहला एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर होता है उन्होंने करने का प्लान किया कि हम अगले 1 महीने बाद करेंगे, इसको थोड़ा सा हम पहले कुछ चीजें करके उस लेवल पर लेके आए। तो मैंने फैमिली को वहाँ छोड़ दिया, तो एक प्रोसीजर हो गया, 6-8 महीने बाद दूसरा प्रोसीजर होना था। तो आप सोचिए मेरी फैमिली उस हॉस्पिटल में 2.5 साल रही। हॉस्पिटल महंगा इतना कि मेरी उसी टाइम में जब यहाँ से मेरा बच्चा गया था, मेरी बेटी केवल 3 महीने की थी, मेरी बेटी हो गई थी, ओनली 3 मंथ की थी। तो वो बोले आप परेशान मत हो, ये घर है उनका, आपका घर है, हम यहाँ पे एक स्वीट रूम देंगे,
आप 1 2 4 सदस्य जितने को रखना रखिए, सब कुछ खाना पीना फ्री है, मेडिसिन फ्री है, हर चीज फ्री है, आप तो केवल रहिए यहाँ पे। आप सोचिए मेरी फैमिली वहां पे मई 2019 तक रही, है ना। लेकिन ये अचीवमेंट की बात नहीं है, ये मेरे जैसे व्यक्ति को सुलभ हो गया। ये दर्द इस देश के लाखों लोगों को है, क्या हर कोई पहुंच सकता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इतना सब होने के बाद मेरे बच्चे को कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। आप समझ सकते हो ना। आप एवरेस्ट चढ़ जाओ, बाद में पता चले एवरेस्ट नहीं था यार, कहाँ सच बताऊं मैं डिप्रेशन में चला गया। राम राम। मई 2019 में मोदी जी ने दोबारा से शपथ लिया। मंत्री जी कुछ पॉलिटिकल होता है, मंत्री जी ने दोबारा से मिनिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं की। मुझे भी मैं तब तक 1 2 महीने रहा मिनिस्ट्री में, 4 महीने, मैं भी डिप्रेशन में चला गया। मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, वापस अपने होम टाउन आया। उरई का होम टाउन पड़ता है, यूपी में है, झांसी के पास। क्योंकि जब हम अपना मिनिस्ट्री वाला पद छोड़ देते तो मेरा ये ड्यूटी होती है कि मैं अपने एडजस्टिंग डिपार्टमेंट में मैन कैडर पे आके फिर से एज ए टीचर ज्वाइन करूँ। मैंने वहाँ से भी रिजाइन कर दिया, मैं टीचर के रूप में भी रिजाइन मार दिया। मुझे नौकरी करनी ही नहीं, मैं कुछ करूँगा, अपने बच्चे को ठीक करूँगा। सोचिए किस लेवल तक कमिटेड था कि कुछ तो मिलेगा, करूँगा जरूर, लेकिन डिप्रेशन, क्योंकि रास्ता था नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल निकल गया। अब मिनिस्ट्री का एक अपना अनुभव था। आज हम लोग एक जापान के हेल्थ सिस्टम को ही तो फॉलो कर रहे हैं, अगर कैबिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा जो हेल्थ सिस्टम, जो कैबिन का हेल्थ सिस्टम, वो जापानीज है। और मैंने जापान को स्टडी करना शुरू किया उस टाइम पे, क्योंकि मिनिस्ट्री टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलता था कुछ भी स्टडी करने का, चीजों को समझने का। तो हम अगर जापान की हिस्ट्री में जाते हैं तो 1950 के पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वहां पे अटैक हुआ था, और अटैक से जो बीमारियां वहां फैली थी, है ना, तो वो सब चीजें सर बहुत ज्यादा हो गई। तो मेरा ये मतलब है कहने का, शॉर्ट कर देंगे। मेरा मंत्री जी से हमेशा बात हुआ कि मंत्री जी, ये जो बीमारी हमारे यहाँ है, ये आज के 50 साल पहले जापान में फैली थी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जापान के इसलिए नाम ले रहा हूँ, स्टडी कीजिए, मैंने किया। जब अटैक हुआ जापान पे तो वहाँ की एवरेज लाइफ आई थी 30-35 साल, और वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे थे 70% बच्चे सीपी होते थे। कब? आज के 50 साल पहले। तो मैं डिस्कस करता था बड़े बड़े सभी लोगों से, यार जापान में ये चीज कैसे खत्म हुई, कभी किसी ने बताया नहीं, पता ही नहीं। हमारे इंडिया में एक जगह है फिरोजपुर, फरीदकोट, पंजाब में पड़ता है। उस जगह जाएंगे, इस देश के सबसे ज्यादा सीपी चाइल्ड के केयरिंग सेंटर है। मैं भी वहां गया था 2016 में। जब मैंने उसको गूगल यूट्यूब किया तो पता चला वहां पे देश के सबसे ज्यादा सीपी चाइल्ड है इंडिया में। और ये बात तब की है जब 1965 में जब भारत पाक वॉर हुआ, तो वहां पे जो वेपन्स यूज किए गए उसका जो रेडियो एक्टिव जो और इन्वायरमेंट पे जो असर है, उस वजह से उस पर्टिकुलर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में सीपी बच्चे बहुत पैदा होते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज दिन तक कोई काम नहीं कर पाया। फेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ सिस्टम। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं उसका यूजर रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यार जापान जैसी जगह पे चेंज हो गया, तो कहानी कुछ माइंडसेट बन रहा था धीरे धीरे, भले ही मैं डिप्रेशन में था। आज के ठीक 1 साल पहले अगस्त सितंबर में मैं कैंगन का डेमो देखता हूँ। हमारे बीच में मनोज त्यागी जी हमारी अपलाइन है, उन्होंने मुझे डेमो दिखाया। हर कोई देख लेता, मैंने देख लिया। मैंने पहले तो टाइम भी नहीं दिया था कि आप कुछ मुझे दिखाओ बहुत कुछ, क्योंकि डिप्रेशन में था। हुआ क्या कि सडनली मैंने डॉक्टर आनंद डीगरा साहब की जूम मीटिंग अटेंड की, और मैंने सर से पूछा क्या सीपी चाइल्ड में कुछ हो सकता है? तो उन्होंने बोल दिया यार कि सीपी चाइल्ड में कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे लिए खत्म हो गया मैटर वहीं पे। मैंने मनोज त्यागी जी से बोला, भाई ये सब चीज तो नहीं चलेगी, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, बड़ी बात है ना।
तो मनोज त्यागी जी के लिए मैं एक बार तालियां चाहूंगा। सर का डेयर देखो, कैंगन के ऊपर कॉन्फिडेंस देखो। बोले सर इंडिया में भी कैंगन पे काम हुआ नहीं है, मतलब किनको रिजेक्ट किया इन्होंने? एक एक्सपर्ट को जो कैंगन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने रिजेक्ट। क्यों सर रिजेक्ट करने बोलेंगे? कि आप तो करो यूज। मैं भी जीती, मैंने कहा चलो यार मान लेते, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे घर से एक डिवाइस लगी थी 30 किलोमीटर दूर, मैं पर डे 4 लीटर से पानी लेने जाने लगा। एक दीपक गुप्ता जी हमारे इमीडिएट अप्लाई वहाँ पे पानी लेने गया। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे में क्या चेंज आया। 1 महीना गुजरा, 1 महीना मेरा बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। तो लोगों को चर्चा करते हैं ना घर परिवार में, यार कैंगन से होने लगा क्या? अरे तुम यार बेकार आदमी हो, तुम जल्दी रिश्ता इससे नहीं। बच्चे उम्र के साथ ठीक होते हैं, सबकी अपनी करके लोगों ने लिया, लेकिन आप इन्फेक्टेड नहीं होते। मनोज जी से बात किया, चीजें की कंटिन्यू रखा। 1 दिसंबर को हमने अपना डिवाइस इंस्टॉल कराया, बच्चे को लाइव पानी पिलाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं पूरे ड्यूरेशन में हमारा बच्चा 2024 तक, मतलब आप सोचो ना 12 साल का हो गया। 12 साल में बैठता था, लेट के खाना खाता था, मैश करके खिलाते, जिसको खाने नहीं आता था, उसको चबाने नहीं आता था, वो निकल जाता था। मतलब आप सोच के देखो ना पीड़ा। मैं इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना। मैं सर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर ढंग से डिलीवर कर पाए ना तो 6 से केवल 1 बीमारी से बन सकते हो आप लोग। तो क्या होता है ना, जब लाइव वाटर शुरू किया तो बच्चा अपने से चलने लगा। जबकि मैं 10 साल से फिजियोथेरेपी करा रहा था तो बच्चा चला ही नहीं, बैठा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। उसकी च्युइंगिंग थेरेपी, हियरिंग थेरेपी सब हुई, कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया के बेस्ट जो सेंटर होते सबने किया, कुछ हुआ ही नहीं। और कैंगन में अपने आप मेरे कल 1000 लोग तो मुझे मेरे शहर में जानते ही है ना, 100-200 मेरे आसपास रहते हैं जो देखते हैं इनका बच्चा तो पड़ा रहता है, कुछ होता ही नहीं है। आज वो बच्चा बैठ के खड़े होके चलने लगा। 2 महीने गुजरे, 2 महीने मैं बैठ के खाना खाता हूं तो नीचे खेल रहा होता, वो आके बैठ गया, ऐसे नीचे बैठा। मैंने उसको ऐसे खिलाया, उसने एक बाइट खा लिया, पहली बार मेरे हाथ से। पहले हम लोग मैश करके खिलाते थे। मतलब कहने का मतलब है उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आज हैं। मुझे 6-8 महीने ही हुआ है, लेकिन इन सबके पीछे आप सबका भी बहुत योगदान है। चाहे हड़ा सर हो, हमारे राम बहादुर पटेल सर हो, और सबसे ज्यादा मुझे जो जिन्होंने मोटिवेट किया, जिन्होंने सही तरीका बताया, जो आज यहाँ नहीं है, आदरणीय श्री वैभव साठे जी। मैं 9 फरवरी को फर्स्ट टाइम उनसे मिला था। उससे पहले मैं जूम सेशन पे मिलके ऐसे ही 2 मिनट की अपनी कथा व्यथा सुना दी थी। फिर मैं 9 फरवरी को जब भोपाल में मिला तो मैंने सर से हाथ जोड़े, सर मुझे वो मर्म थेरेपी सिखा दीजिए ना। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा सर ऐसे नहीं, प्लीज मुझे सीखना, मैं बहुत सीरियस हूँ। बोले ठीक है। मैंने कैसे, नंबर तो दे दो। सर ने मेरा नंबर लिया, अपना भी दिया। मुझे सर ने मर्म चिकित्सा सिखाई। मुझे यहाँ से जहाँ हरिद्वार में सिखाया जाता है, मैं आपको बताऊं कई लोगों को सर ने अवसर दिया होगा। मैं आज पहला व्यक्ति हूँ एंटर जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मर्म चिकित्सा सिखाया जाता है, और वैभव सर के साथ ग्रुप में मैं अभी तक करीब 300 से 400 पेशेंट को मर्म से भी ठीक कर दिया। मतलब जैसे वैभव सर बोलते हैं ना कि आज यहाँ जो भी जिसको पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द है, माइग्रेन है, डायबिटीज है, मैं ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं भी ये चैलेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं वैभव सर को दिल से थैंक्स करूंगा, आला जी को थैंक्स करूंगा, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो दोस्तों एक मेरा आज ये टेस्टिमोनियल नहीं, एक मेरा मतलब जिंदगी की कथा है। आज हम उस डिप्रेशन से बाहर हैं। आज हम लोगों को लाइफ दे रहे हैं, लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, और ये बोलते नहीं ये बच्चा है मैं इसको ठीक करूंगा। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है,
कभी ऐसा कोई भी बच्चा आपको दिखे, मिले, उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स आपकी बात ना माने, मुझसे आप कभी भी बात कीजिए। वो मेरा लेवल है इस सेक्टर में, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना माननीय स्वास्थ्य मंत्री का पीए रहा हूँ, उसके बाद वो सही बात है, तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा होता है। डॉक्टर्स भी सडनली मतलब हमारी बात को इग्नोर नहीं करते थे ऐसे। तो मेरा यही निवेदन है सर, सेरेब्रल पॉल्सी भविष्य की बहुत बड़ी बीमारी बनने जा रही है, हमारे देश को, हमारे बच्चों को खोखला करने जा रही है, और कैंगन ही एकमात्र उपाय है, कैंगन ही एकमात्र साधन है, हम इससे देश के बच्चों को स्वस्थ बना सकते हैं। थैंक यू।